एक एग्जिट पोल सलमान खुर्शीद ने भी दिया था एक हफ्ते पहले। आगे भी तो चुनाव होंगे, ये आखिरी चुनाव तो नहीं है ना, अंत ना हो पिक्चर का, तब तक ये नहीं कहना चाहिए कि ये पिक्चर की कहानी क्या है और उस सरकार की स्थिरता कैसी होगी, क्या होगी, कितनी मजबूत सरकार बन पाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। राम मंदिर बनने के बावजूद एक लहर चली थी, उसके बावजूद बीजेपी अयोध्या से हार गई है। जीता तो जीता होता है और हारने वाला हारा होता है। तो नहीं चाहते थे कि राहुल जी कभी उत्तर प्रदेश छोड़ें। अगर आज वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं, उसमें नीतीश जी भी होते हैं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2024 के नतीजे आ चुके हैं। पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा बढ़ता गया है, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी अच्छा किया है। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर यहां पर मौजूद है, सलमान खुर्शीद जी। सलमान जी, जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और भारत की जनता ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। देखिए, चौंकाने वाले तो इसलिए हो गए कि हम जानते थे कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और शायद हमको कभी कभी ऐसा लगता था कि हम सरकार को पूरी तरह से हटा सकेंगे। वो आज संभव अभी नहीं हुआ है। सरकार को बहुमत नहीं मिला, लेकिन हमको भी बहुमत नहीं मिला। तो अब बात आ गई अलायंसेस की। अब अलायंसेस में किसका कितना है, उस बात पर फिर अंतिम निर्णय होगा। लेकिन चौंकाने की बात यहाँ से आ गई कि एग्ज़िट पोल सारे कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत पीछे है, या अलायंस हमारा जो इंडिया अलायंस है वो बहुत पीछे है, वो कह रहे थे। और उस समय हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो हमसे यही कहा जाता था कि वो सावर ग्रेप्स हैं, अब क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे हो कि ये एग्ज़िट पोल या जो भी पोल आए हैं वो जो है वो रिलायबल नहीं है। तो उसकी तुलना में चौंकाने वाले ये परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हम तो बहुत पहले से ये सोच रहे थे और जैसे जैसे एक फ़ेज़ के बाद दूसरा फ़ेज़ आता गया, हमारे संकेत जो हमको ग्राउंड लेवल से मिल रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, वो यही थे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है इस बार पहले से बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस। अब वो कहाँ तक जाता है वो तो फिर परिणाम ही बताते हैं। एक एग्जिट पोल सलमान खुर्शीद ने भी दिया था एक हफ्ते पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी। तो अब आगे का आंकड़ा जो बीजेपी 240 के आसपास रही है, हमने जो अनुमान लगाया था उसको हमने आपको दिया था और मुझे खुशी इस बात की है कि वो बिल्कुल निराधार नहीं निकला। कुछ वो सही निकला। लेकिन अब आगे की क्या बात है? आगे तो जब सरकार बन जाती है, जिसकी सरकार बनती है, और उस सरकार की स्थिरता कैसी होगी, क्या होगी, कितनी मजबूत सरकार बन पाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। एक बात मैं लेकिन अवश्य कहूँगा कि जो भी संकेत आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन संकेतों को स्वीकार करके ये कहा कि देखिए, हमको एक बार फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन अगर वो थोड़े से समझदार हों तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि कुछ संकेत हमें इस बात के भी मिले हैं कि हमारा सारा काम अच्छा नहीं है, और इसलिए अब हम प्रयास ये करेंगे कि ये संकेत को हम थोड़ा गंभीरता से लेकर और अब हम काम ऐसे करें कि सब लोग हमसे प्रसन्न हों और सब लोग हमको स्वीकार करें। लेकिन ऐसी बात आज अभी तक सुनने में नहीं आई है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो देखा जाएगा। राम मंदिर बनने के बावजूद एक लहर चली थी, उसके बावजूद बीजेपी अयोध्या से हार गई है। देखिए, राम मंदिर की लहर क्या थी? तो लहर दिखाई जा रही थी। राम मंदिर का अधिकार है, लोगों को अधिकार राम मंदिर का है और हम इसका सम्मान करते हैं कि अपनी आस्था के संबंध में और भगवान के संबंध में लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान पूरी तरह से देश में होना चाहिए, और उसका ही प्रतीक है वो राम मंदिर का बनना। राम मंदिर को स्वीकार करना, वही उसका प्रतीक है। तो उसका राजनीति से क्या लेना देना है? भगवान राम तो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक बदल नहीं जाएंगे। भगवान राम तो भगवान राम है। तो इसके बाद अब चुनाव हो ही ना, अभी कभी चुनाव करने ही नहीं चाहिए। तो ये जो आपने ये कहा कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, उसका कुछ महत्व हो सकता है और लोग जो समीक्षा करेंगे वो उसका महत्व बताएंगे। लेकिन मैं उसका महत्व इतना नहीं बड़ा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारी राजनीति है वो धर्म से और आस्थाओं से अलग है, और राजनीति में किसी ने ये समझा कि इस समय ये बदलाव की राजनीति
की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये बदलाव जो है वो आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने वो बदलाव वहाँ भी किया, फैज़ाबाद में भी किया। उसको राम मंदिर से मत जोड़िए, उसको भगवान राम से मत जोड़िए। अगर जीतना है तो भगवान राम को श्रेय मिलेगा और हारेंगे तो किसी और को श्रेय मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम का जो स्थान है वो स्थान उनका हमेशा रहेगा, चुनाव के परिणाम कुछ भी हों। उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। सारा क्रेडिट जा रहा है राहुल गांधी को, जिन्होंने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया में भी बोला था कि हमारी 295 सीटें आएंगी। तो अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे कांग्रेस के वर्कर्स भी उत्साहित हो रहे हैं कि अब हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने के लिए आपको नीतीश बाबू और टीडीपी का समर्थन चाहिए होगा। कुछ अगर बात हुई हो, अगर आप बताना चाहें कि किस तरह का समर्थन एनडीए के अलायंस के साथ अगर मिल रहा हो। देखिए, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है और वैसे भी कल राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हम जब तक अपने सब साथियों के साथ, अलायंस के सारे पार्टनर्स के साथ हम लोग विस्तार से इस बात की चर्चा नहीं कर देते, तब तक हमें कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए और कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। तो अब जब राहुल जी ने ऐसा कह दिया और आज ही सब लोग यहाँ दिल्ली में सब लोगों की भेंट हो रही है, तो हम थोड़ी प्रतीक्षा करें कि वहाँ से क्या घोषणा होती है, उसके बाद इस पर कुछ कहा जाए। तो इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए पहल करेगा? नहीं, पहल करेंगे तब अगर हमारी आज जो बातचीत हो जाएगी उसमें सब साथी ये कहेंगे कि हमको पहल करनी चाहिए और पहल करनी चाहिए समझदारी के साथ, कि ऐसा ना हो कि हम जाएं और कहें हमारे पास इतने नंबर हैं और फिर वो हम दिखा ना पाएँ। तो अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कुछ निर्णय होता है, तो वो क्या करना है, आगे क्या कदम लेने हैं, उसका भी वो निर्णय लेंगे। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से लड़े और दोनों जगह अच्छे मार्जिन से जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़े, स्टार्टिंग जब चरण चल रहा था, रुझान आ रहे थे, तो वो पिछड़ भी गए थे 6-7 हज़ार वोटों से। अब प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं लेकिन मार्जिन थोड़ा कम रहा है। तो राहुल गांधी के मार्जिन और नरेंद्र मोदी का मार्जिन कितना डिफरेंस दिखाता है? क्या राहुल गांधी की छवि अब और बढ़कर के सामने आएगी? देखिए, छवि तो उनकी बहुत अच्छी हमेशा से थी। हम तो ये मानते हैं कि जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे उनकी छवि पर या उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे, उनको तो जवाब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा ने दे दिया था। और जितने मुखर होकर राहुल जी ने इस चुनाव में भाग लिया है और जिस तरह से उन्होंने आगे से बढ़कर मोदी जी पर प्रश्न लगाए हैं, उनकी सरकार की जो क्षमताएं हैं उस पर प्रश्न लगाए हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जहां आपने संख्या की बात कर दी कि किसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, किसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो ठीक है, बात समझ में आता है कि मोदी जी के वोट घटे हैं बनारस में। और एक साधारण कार्यकर्ता, एक कांग्रेस पार्टी के नेता के सामने उनको ये देखना पड़ा कि ये कांटे की लड़ाई बन गई है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी में अमित शाह जी को 7 लाख 8 लाख वोट मिला है उनकी अपनी पार्टी में, तो पहले तो वो उसके बारे में सोचेंगे कि उनके नीचे लोगों को वोट मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन वोट की बात होती है, उसकी परिस्थितियां समय समय पर बदलती हैं। तो वोट जो भी है, जीता तो जीता होता है और हारने वाला हारा होता है। लेकिन अब देख लें उनको कुछ तो संज्ञान में लेकर और कुछ ना कुछ उनको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अब वो लाते हैं नहीं लाते हैं वो उनका निर्णय है। स्मृति ईरानी भी अमेठी से हार गई हैं। उससे पहले राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी भी हार गए थे। अब जनता ने स्मृति ईरानी को भी हटा दिया है। आपने साधारण कार्यकर्ता की बात की, तो वहाँ पर भी आपने साधारण कार्यकर्ता को ही टिकट दिया था। इस हार को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो एक लेगेसी है, एक पुराना एक रिश्ता है गांधी परिवार का, पुराना रिश्ता अमेठी और रायबरेली से है, जो इंदिरा जी के समय से चल रहा है और संजय गांधी जी के समय से चल रहा है। उसको एक बार फिर ताज़ा किया है वहाँ की जनता ने। और बीच में लोग आए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चकाचौंध हो और किसी को कोई अच्छी बात दिखा के और ये कहकर झूठे वायदे करके ये कहा जाए कि हम यहाँ ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और कोई इसमें लोकतंत्र होता है तो उसमें कोई चाहे कि हम चलिए प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कुछ हमको और मिल सकता है। लेकिन अंततः जो बाहर में देखकर लोग घर वापस आते हैं, जो घर से संबंध होता है, रिश्ता होता है, उसकी अपनी बात होती है। तो घर का रिश्ता मुखर कर सामने आया है आज फिर, जो घर का रिश्ता है गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली से। और हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि हम तो नहीं चाहते थे कि राहुल जी कभी उत्तर प्रदेश छोड़ें, हम नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा हमको हमेशा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। वो वापस आए, रायबरेली से उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया, हमने उसका स्वागत किया और आज हम बहुत प्रसन्न हैं
कि उनको इतना अच्छा स्वागत उनको रायबरेली में मिला। सर, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप इसमें डिटेल में बताएं, क्योंकि आप भारत सरकार में भी काम कर चुके हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं। क्या भारत सरकार, जैसे पिछले 10 सालों में मनमोहन जी का जो कार्यकाल था, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, अलायंस के साथ मिलकर के थी, अब वापस से वो समय आया है, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जैसे ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को आप अगर समझाना चाहें कि अब जो गवर्नमेंट बनी है, किसी एक भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, क्या इससे विदेश नीति पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या इन्वेस्टमेंट्स आएंगे? क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट है जो बाहर के देश है, वो देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कभी भी गिर सकती है। क्या इस तरह का कुछ लगेगा? अगर आप अपना अनुभव साझा करना। हम ये बात नहीं कह रहे हैं अभी कि कभी भी, अभी एक सरकार बनी नहीं है, मैं उसके लिए अभी से ये भविष्यवाणी करने लगूं कि वो गिर जाएगी और स्टेबल नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी। वो ऐसा आज कहना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। पहले निर्णय हो जाने दीजिए कि सरकार किसकी बन रही है और कैसी बन रही है और उसका सहयोग कौन कौन कर रहा है, और फिर जो भी सरकार बनती है, जब भी एक अलायंस की सरकार बनती है, हमारी हो या भारतीय जनता पार्टी की संबंधित सरकार हो, तो फिर उसमें सारे ही सहयोगी आपस में बैठते हैं और कुछ निर्णय लेकर घोषणा करते हैं कि हम किस प्रिंसिपल्स पर अपनी सरकार चलाएंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, क्या हमारे लक्ष्य होंगे और उन पर हम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जनरली ये बात कही जाती है और ऐसी बात कही भी जाएगी जब सरकार बन जाएगी। तो सरकार जब बन जाएगी, उनकी नीति क्या होगी उसकी घोषणा होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी सरकार अलायंस की होती है उसको बहुत लोगों के परामर्श से चलना होता है। एक मात्र निर्णय कोई करने वाला हो, अब वो जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं होता है, सबसे बात करनी पड़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हालांकि कहने को एनडीए की सरकार थी, लेकिन थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसमें तो मोदी जी किसी से पूछते नहीं थे कुछ, और लोग ये कहते थे कि तो 2.5 लोगों की या 2 लोगों की सरकार है, तो कोई किसी से कोई पूछता नहीं था, जो भी वो चाहते थे वो कर लेते थे। हो सकता है कि एक ही पार्टी में पूरा समर्थन देते हुए भी एक व्यक्ति ये समझे कि नीति में हमको ऐसा करना चाहिए, विदेश नीति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात को कोई अपने मत को प्रस्तुत करना चाहता हो और करता हो। ऐसा नहीं था भारतीय जनता की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें ऐसा नहीं दिखता था। लेकिन आज अगर आज वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं, उसमें नीतीश जी भी होते हैं और उसमें और कोई भी होता है, तो उसको देखना पड़ेगा कि हम उनकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतर रहे हैं और उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या अपेक्षा है, उनकी क्या सोच है, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जब ऑपोजिशन भी इतनी बड़ी संख्या में है तो ऑपोजिशन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 50 की ऑपोजिशन और 150 की ऑपोजिशन में बड़ा अंतर है, तो इसलिए ऑपोजिशन को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो फिर उनको भुगतान करना पड़ेगा। उसका आगे भी तो चुनाव होंगे, ये आखिरी चुनाव तो नहीं है ना। लगभग 50 सांसदों का फर्क है, वरना ऑपोजिशन और सत्ताधारी पार्टी बराबर ही हो जाएगी। हाँ, आपको क्या लगता है कि सर, जो दूसरे चरण के चुनाव के चरण के बाद तीसरा जो चरण आया, उसमें मंगलसूत्र, पाकिस्तान, ये सब चीज़ें आए, कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स को ये चीज़ इफेक्ट की? अगर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, ये सब करने के बाद और कहने के बाद अगर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसका तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन बातों को स्वीकार नहीं किया भारत की जनता ने। और हम ये कहते थे कि इन बातों को स्वीकार भारत की जनता नहीं करेगी। तो एक तरफ आप मंगलसूत्र की बात और तुष्टीकरण की बात कर देते थे, दूसरी तरफ आप ये कहते थे हम आपको इतना खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त खाना दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते थे, तीसरी तरफ आप कहते थे कि हम पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं, चौथी तरफ आप कुछ और कहते थे। तो अब बात ये तो स्पष्ट हो गई कि आपने जो कुछ कहा था उसको कितना स्वीकार किया गया है, ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब इसको आप समझदारी के साथ इससे काम लें, या आप ये कह दें कि इसको नज़रअंदाज करो, हमें तो वही करना है जो हम करते थे, तो उसके परिणाम आपको और दिखेंगे आगे। आखिरी सवाल, अगर कोई प्रधानमंत्री पद इंडिया अलायंस सरकार बनाता है तो प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग मन में ये बात लिए बैठे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हो, और कौन वो हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है, इस बात को भी वो दिल में लिए बैठे। लेकिन जब हमारी ओर से ही, हमारे नेताओं की ओर से ये कह दिया गया है
कि इस बात को तभी करेंगे जब सारे सहयोगी साथी मिल बैठ कर तय करेंगे कि हमें किस चेहरे को आगे रखना है। तो हम फिर इसलिए इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और मन में ये उम्मीद रखे हुए हैं कि जो भी होगा वो सब लोगों को पसंद आएगा, बहुत अच्छा होगा और देश के लिए और देश की जनता के लिए वो एक सफल कदम होगा और उसको हम लोग सब उस कदम के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले 2-3 दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी सर। और पिक्चर जब तक पिक्चर का एंड ना हो, जब तक अंत ना हो पिक्चर का, तब तक ये नहीं कहना चाहिए कि ये पिक्चर की कहानी क्या है।